बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफा एक लड़की रोते चिल्लाते और फटे हुए कपड़ों के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने हाजिर हुई। सुल्तान ने पूछा कि तुम्हारी ये हालत किसने की है? तो इस लड़की ने चीखते हुए कहा कि मेरी इस हालत के जिम्मेदार आपके बेटे अल फजल इब्ने सलाहुद्दीन हैं। इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस लड़की के ये अल्फाज सुनते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फौरी अपनी जगह से उठे, हैरानी और गुस्से से मिले जुले तासुर के साथ कहने लगे, ये तुम क्या कह रही हो? अल फजल सलाहुद्दीन तो आज सुबह के फलस्तीन रवाना हो चुके हैं। तुम ये झूठा इल्जाम लगा रही हो। तो इस लड़की ने कहा कि वो सुबह से लेकर अब तक मुझे नोचते रहे हैं, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे जिस्म पर जख्मों के निशान हैं और वो शराब के नशे में धुत हैं। सुल्तान ने गुस्से की हालत में कहा कि तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुमसे कह रहा हूं कि वो सुबह के फलस्तीन जा चुके हैं। तो इस लड़की ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि कबीला मनान में नहर के साथ मौजूद झोपड़ी में वो सुबह से लेकर अब तक जबरदस्ती मेरे साथ बदकारी करते रहे हैं और अब भी मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हूँ। वो तो मुझे अब भी नहीं आने देते। ये तो खुदा का शुक्र हुआ कि ऐन मौका पर मेरी वालदा पहुंच गई, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे वहां से आपकी तरफ भेजा कि जाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सब कुछ बताओ। सुल्तान ने गुस्से से इस लड़की से कहा कि अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम नहीं जानती कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। सुल्तान ने अपने चंद खास सिपाहियों के साथ फौरी कबीला मनान की तरफ सफर शुरू कर दिया। ये लड़की भी सुल्तान के साथ मौजूद थी और ये सुल्तान और इनके सिपाहियों को कबीला मनान में मौजूद नहर के साथ उस झोपड़ी पर ले गई। जब सुल्तान अपने घोड़े से उतरे और झोपड़ी के अंदर दाखिल हुए तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि अल फजल इब्ने सलाहुद्दीन बजाय फलस्तीन जाने के इस झोपड़ी में नशे में धुत पड़े थे और वहां एक बूढ़ी औरत हाथ में एक लकड़ी का डंडा लिए हुए बैठी हुई थी और अल फजल इब्ने सलाहुद्दीन बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े थे, जबकि इनके सरहाने शराब की बोतल भी मौजूद थी। सुल्तान के सिपाहियों ने फौरी अल फजल इब्ने सलाहुद्दीन को उठाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस लड़की और इसकी मां से कहा कि तुम अदालत में आओ। किस्सा मुख्तसर ये कि ये मां बेटी अदालत में पहुंचे। अल फजल इब्ने सलाहुद्दीन को भी घोड़े पर सवार करके अदालत लाया गया। शाही तबीब ने चंद जड़ी बूटियां सुंघाकर इनका नशा उतारा। जब ये अपने होशो हवास में वापस आए तो सुल्तान ने इनसे लड़की के लगाए गए इल्जाम के बारे में पूछा तो अल फजल इब्ने सलाहुद्दीन ने कहा कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। तो उस वक्त लड़की ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, ये शराब के नशे में धुत थे, इसलिए इन्हें नहीं पता चला। लेकिन एक लड़की अपनी इज्जत के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं फैला सकती। सुल्तान मुअज्जम, आप अपने बेटे से पूछें कि क्या सुबह के वक्त जब ये अपने घोड़े पर सवार कहीं जा रहे थे तो रास्ते में मुझे अकेली देखकर ये घोड़े से क्यों उतरे थे? जब सुल्तान ने अपने बेटे से यही सवाल किया तो इन्होंने कहा कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे घोड़े की टांग या इसके पांव में कुछ लगा है, जिसकी वजह से ये हल्का सा लंगड़ा कर दौड़ रहा था। इतने में ये लड़की मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? मैंने कहा नहीं शुक्रिया, आप जाइए। इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं कुरान सर पर उठाने के लिए तैयार हूं कि मैंने ना ही अपने होशो हवास में शराब पी और ना ही इस लड़की के साथ किसी किस्म की बदकारी की। अल फजल इब्ने सलाहुद्दीन की ये बातें सुनकर पूरी अदालत में सन्नाटा छा चुका था। सुल्तान समझ नहीं पा रहे थे कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, लेकिन सुल्तान ने हमेशा इंसाफ पर मबनी फैसला किया और आज भी इंसाफ ही होगा। जब गहरी तहकीकात की गई तो हकीकत सामने आई कि सलेबी मुसलमानों के मुकाबले में हर जंग में शिकस्त खा रहे थे, लेकिन तारीख ने यह वक्त शायद ही कभी दोबारा देखा हो कि जब बहरा ओकियानोस के साहिल पे 1.5 लाख मुसलमान अफवाज ने 15 लाख सलेबी फौजों को राख का ढेर बना दिया, जिसकी मिसाल यूरोप आज भी देता है। उस मौका पर मुतहिदा सलेबी फौज का बादशाह रिनाल्ड ज़ारो कतार रोने लगा। इसने फौरन एक इजलास के इन्नकाद का हुक्म दिया, जिसका मकसद मुस्लिम और सलेबी अफवाज की खूबियों और खामियों का मवाजना करना था कि आखिर मुसलसल 8 दफा सलेबी मुसलमानों से कैसे जंग हार सकते हैं, जबकि हमारे पास जदीद असलहा, ज्यादा घोड़े, ज्यादा हथियार,
ज्यादा अफरादी कुव्वत, ज्यादा माहिर सिपाही भी मौजूद हैं। हम इनसे तादाद में भी कई गुना ज्यादा होते हैं, तो फिर क्यों मुसलसल 8 दफा हम शिकस्त से दो चार हुए। इस इजलास में मालूम हुआ मुसलमान अफवाज सारी रात सजदों में पड़े रोते रहते हैं, यानी कि रात का कसीर हिस्सा इनका मुसल्ले पे गुजरता है और बकिया नींद में, और सुबह मैदान जंग में दुश्मन को अपनी पूरी आबोताब के साथ ललकारते हैं। इनके अंदर एक अलग दुनिया आबाद है जिसे वो ईमान कहते हैं। यही ईमान ही इन्हें दुनिया के हर खौफ और डर और लज्जत परस्ती से बहुत ऊपर इन्हें एक बेहतरीन जंगजू बनाता है। जबकि सलेबी फौजें रात भर जना की महफिलों में मशगूल रहते हैं। सलेबी फौज का कसीर हिस्सा औरतों की महफिल और शराब नोशी में गुजरता है, जबकि मुसलमान फौज का इनके बरक्स। लिहाजा दुनिया को छोड़कर एक नए जहां का खौफ इन्हें शिकस्त से दो चार करता है। इसके अलावा दौरान जंग जब हम मुसलमान सिपाहियों की आंखों से जो वहशत टपकती है वो सलेबी फौजों पर खौफ तारी कर देती है, और हम बावजूद तादाद में ज्यादा होने के शिकस्त से दो चार हो जाते हैं। इसके साथ साथ मुसलमानों के नारा तकबीर के फलक शगाफ नारे और मुसलमान अफवाज का अपनी अपनी जगह पर फुलाद की तरह बन जाना भी सलेबियों के लिए एक बहुत बड़ा मसला था। लेकिन इस मीटिंग में सलेबी अफवाज का हरमन नामी एक इंटेलिजेंस का ऑफिसर भी मौजूद था, जिसने सलेबियों की तारीख में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। ये निहायत ही शातिर चालाक और ज़हीन था। इसने मुसलमान और सलेबी अफवाज के नफ्सियात पे बात करते हुए ये वाजे किया कि मेरी 60 साल जिंदगी का तजर्बा है कि एक अयाश पसंद वजूद कभी भी जिंदगी के मैदान में बेहतरीन सिपाही नहीं बन सकता, और खासकर वो लोग जो सेक्स में ज्यादा दिलचस्पी लेते हों, क्योंकि इनकी जिस्मानी और रूहानी ताकतें खत्म होकर रह जाती हैं। जैसा कि मैं बात करूं तो मुसलमान अफवाज में ज्यादातर सिपाही सेक्स की लज्जत से नाआशना है, और इनमें जो शादीशुदा भी हैं वो भी किसी हद तक इस चीज को आजमाते हैं। तस्वुर की रानाइयां और खूबसूरत नजारे हमेशा इनकी पहुंच से दूर रहे। इन्हें मजहब के आगे और पीछे कुछ भी और दिखाई नहीं देता। लिहाजा हम अगर इनमें जिनसी भूख को पैदा कर दें तो इनकी सोच और नजरियात को कमजोर किया जा सकता है। इस मिशन की कामयाबी की एक मिसाल वो मुसलमान बादशाह और वज़रा भी हैं जो शुरू में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ थे, लेकिन हमारी खूबसूरत लड़कियों ने जब से उन्हें अपनी हसीन अदाओं का असीर किया तब से वो खुदा और रसूल को जानते ही नहीं हैं, और वो अरबी नस्ल के घोड़ों और खूबसूरत लड़कियों में मगन रहते हैं। इन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अब अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। इन मुसलमान नुस्वाखोरों में वो जर्नैल भी शामिल हैं जिनकी हिकमत अमलियां और बहादुरियां मैदानों के नक्श बदल डाला करती थी। आज वो सलेबियों से निगाहें झुकाकर बात करते हैं, क्योंकि हम इनके अंदर औरत और जिनसियात की रूह दाखिल कर चुके हैं। अगर यही हरबा पूरी मुसलमान फौज पर आजमाया जाए तो यकीनन हम कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमान नौजवान के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज होगी और वो इसके लिए जनूनी हो सकते हैं। हरमन के इस ख्याल पर रिनाल्ड बादशाह ने नुक्ता उठाया। इसने कहा, हम मुतअद्दिद बार निहायत खूबसूरत लड़कियां मुसलमान फौज में दाखिल कर चुके हैं। इस काम में हमें शदीद तकरीबकारी भी करना पड़ी थी, लेकिन मुसलमान फौज इन हसीन लड़कियों की तरफ देखने का तकल्लुफ ही नहीं करते, और मुतअद्दिद लड़कियां मुसलमान फौज का किरदार देखकर सलेबी हमायत छोड़ चुकी हैं। लिहाजा तुम्हारा ये मंसूबा नाकाम है। हरमन ने फौरी जवाब पेश करते हुए कहा था, हुजूर, जब तक आपके अंदर किसी चीज का तस्वुर मौजूद ना हो उसका होना ना होना बेमानी होता है। रिनाल्ड बादशाह ने हरमन की तरफ अजीब निगाहों से देखते हुए कहा कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। हरमन ने कहा, हमें मुस्लिम फौज में जिनसी दुनिया का तस्वुर पैदा करना है, ऐसा तस्वुर जो इनकी सोच की राहदारियों में बरहना औरतों को हसीन अदाओं के साथ गर्दिश करता दिखाए। इसके बाद वो खुद को हमारी सकाफत के हवाले कर देंगे, क्योंकि ये हमारी इजाद होगी। यही वाहिद तरीका है जिससे हम मुसलमान फौज को शिकस्त दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं, क्योंकि बाकी तमाम तर रास्ते हम अपना चुके हैं, क्योंकि हम उनसे तादाद में भी ज्यादा हैं, असला भी हमारे पास जदीद है, घोड़े भी ज्यादा हैं, हथियार भी ज्यादा हैं, हत्ता कि दुनिया की हर चीज हमारी फौज में मुसलमानों की फौज से ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद हर दफा शिकस्त हमारा मुकद्दर बन चुकी है। मेरी 60 साल जिंदगी का निचोड़ है कि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं कि हम किसी भी तरह से मुसलमान फौजों को रौंद डालें।
اگر ہم مسلمان فوج کو شکست نہیں دے سکتے تو ہماری آنے والی نسلیں ہم پر سوال اٹھائیں گی کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں مسلمانوں کا غلام بنا دیا۔ ہرمن نے بادشاہ رینالڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے میری باتوں کو سنجیدہ نہ لیا تو آنے والے وقت میں مسلمان قوم صلیبیوں کو اپنا غلام بنا لے گی اور بقیہ زندگی صلیبی قوم کی غلامی میں گزرے گی۔ رینالڈ ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی بھرے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رینالڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے پہلی دفعہ یہ منصوبہ آرٹ پورنوگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ خود بیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتے چلیں کہ تاریخ کے کئی ایک ایسے باب ہیں جو کہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ سلطان ایوبی بذات خود بیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کی ایک دوسری شخصیت کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایات بھی موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے ایک افسر سے پوچھا، رات جس شخص سے تم نے کہا تھا میں ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے پہچان سکتا ہوں، بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سلطان ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تکتا رہ گیا۔ ناظرین کرام، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پر اصرار حرکتوں پر سلطان ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا فوجی قیامگاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں، لیکن ان کے پاس فوج تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ جب سلطان نے وہ تصاویر دیکھی تو دنگ رہ گئے۔ ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فوج تصاویر کے قبا خانے کھل گئے ہیں جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں۔ نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے اور ہر دفعہ منہ کے بل گرنے کے بعد اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے کسی بھی حال میں کسی بھی طریقے سے کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ لہٰذا اسی لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، سامنے سے لڑی جانے والی جنگ سے زیادہ خطرناک یہ جنگ ہے جو صلیبی شروع کر چکے ہیں۔ سامنے والی جنگ میں انسان دشمن سے بچ سکتا ہے، اسے مار سکتا ہے، لیکن اس جنگ میں انسان دشمن کو نہیں مار سکتا۔ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے ایمان کی نگہبانی کرنی ہے، اپنے کردار کو ہمیشہ بلند اور پاکیزہ رکھنا ہی سب سے بڑی جنگ جیتنے کے مترادف ہے۔ میرے معزز قارئین، صلیبی انٹیلیجنس آفیسر ہرمن ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اگر آپ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈال دی۔ اسی کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فوج تصویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ شخص جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن سبا کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا۔ صلیبیوں سے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی۔ یوں حسن بن سبا کی پہاڑوں میں بنائی ہوئی پوری اسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا۔
और इसी दौरान सुल्तान बैतुल मकदस की फतह के बाद चल बसे। सलेबियों की कमर टूट चुकी थी। सलेबी माली और अफरादी कुव्वत से महरूम हो चुके थे। सलेबी अपना दम खम खोज चुके थे, लेकिन इनका तैयार करदा जहर पोर्नोग्राफी मुसलसल फाहशी के जरासीम फैलाता रहा। यूं सदियां बीत गईं, जमाने के रंग ढंग बदल गए और कई सकाफतें आईं और मिट गईं। आखिर 18वीं सदी का सूरज तलू हुआ। ये वो सदी है जब साइंस के इल्म में इनकलाब की फिजा पैदा होना शुरू हुई थी। नई जिद्दतें और नई मंजरें रोशन हो रही थी। 18वीं सदी के शुरू में पोर्नोग्राफी पर एक बार फिर नए अंदाज में काम शुरू हुआ। इस बार पोर्नोग्राफी के लिए लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा दरख्तों को भी काट छांट कर जिनसी उज्व की तरह बना दिया गया। फ्रांस में हुए इस तमाशे पर लोगों का हजूम लग गया। लोग बेपनाह दिलचस्पी से लकड़ी के बने जिनसी सामान और दरख्तों पर बनाई हुई जिनसी खूबसूरती की ज्यादती देखने जौक दर जौक आ रहे थे। इस वुड पोर्नोग्राफी पर लोगों में जिनसी आजाद ख्याली पैदा हुई। लिहाजा लोगों की दिलचस्पी देखते हुए अमेरिका, फ्रांस और लंदन में वुड पोर्नोग्राफी के छोटे छोटे वुड पोर्न हाउस खुल गए, जो एक छोटा सा जंगल होता था जिसमें पोर्नोग्राफी के फन पारे दरख्तों पर आया होते थे। 1839 में कैमरा इजाद हुआ। इस इजाद ने जहां साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा जादू किया, वहीं ये बहुत जल्द पोर्नोग्राफी का अहम हथियार बन गया। 1855 में पहली बार इसे पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस पोर्नोग्राफी में मसला यह था कि कैमरा तस्वीर की सिर्फ एक कॉपी बनाता था। इस तस्वीर को बहुत ज्यादा शेयर नहीं किया जा सकता था, इसीलिए पोर्नोग्राफी का जिन्न मुश्किल का शिकार हो गया। लेकिन ये मसला उस वक्त मसला न रहा जब 1863 में प्रिंटर इजाद हुआ। इस इजाद के साथ ही सेक्स तस्वीर से भरपूर प्ले कार्ड्स और जिनसी खाके लोगों के हाथ में आ चुके थे। 1871 में जिनसी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट में पूरी शिद्दत के साथ मार्केट आ चुकी थी। ऐसी तस्वीर ताश के पत्तों पर, शराब की बोतलों पर, तवाइफ के कोठों पर और दीगर जिनसी फैलाव का मरकज बनने वाली जगहों पर फरोख्त होना शुरू हो चुकी थी। इन मार्केटों में फ्रांस की मार्केट सबसे आगे रही। नाजरीन कराम, 1876 में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी मंजरे आम पर आई। इस टेक्नोलॉजी में वीडियो कैमरा 1 मिनट में 60 तस्वीर को कैप्चर करता था और ये उस वक्त की सबसे बड़ी इजाद मानी जाती थी। जो कोई सुनता या देखता इसकी अकल दंग रह जाती और वो इसकी बनावट पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सवाल खड़े कर देता। फिर इन तस्वीर को चरखानुमा मशीन पर एक बड़े रोल बंडल की सूरत में चढ़ाया जाता, फिर इस चरखे को हाथ से चलाया जाता। इससे तस्वीर इस तेजी से घूमती थी मानो ऐसे लगता जैसे वीडियो प्ले हो रही हो। इसी तरीका अमल को आगे चलकर टीवी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया गया। आज जो हम हरकत करती और जिंदा महसूस होती वीडियोस देखते हैं, दरअसल ये हजारों तस्वीर का मजमुआ होती हैं, जो इस तेजी और सफाई से प्ले होती हैं कि हमें तस्वीर हरकत करती नजर नहीं आती है। आए दिन टेक्नोलॉजी और साइंस में इजादात की भरमार से कैमरा कहां से कहां पहुंच गया। कैमरा बनाने वाले ने भी ये नहीं सोचा होगा कि मेरी इस छोटी सी इजाद से दुनिया इस कदर रंगीन हो जाएगी और लोग इससे इस तरह के फायदे और नुकसानात का बाइस बनेंगे। वीडियो टेक्नोलॉजी के वजूद में आते ही यूरोपीय ममालिक में फिल्म साज इंडस्ट्री का इब्तदाई ढांचा बनना शुरू हुआ। इसके साथ ही तारीख में पहली बार बाकायदा पोर्न इंडस्ट्री का आगाज हुआ। पहली पोर्न फिल्म 1895 में रिलीज हुई। इसे लुमियर ब्रदर्स इंडस्ट्री ने पहली बार अवामी नुमाइश के लिए फ्रांस में पेश किया। इसके डायरेक्टर मिस्टर अल्ब्रेट क्रिचनर थे। पहली पोर्न फिल्म 16 मिनट की थी, जिसमें एक औरत को बरहना अंदाज में होशरबा अदाएं दिखाते हुए पेश किया गया। ये फिल्म निहायत मुनाफा बख्श रिकॉर्ड के साथ मकबूल हुई। इस पोर्न फिल्म पर जितनी लागत आई उससे 20 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। इस इंडस्ट्री में ये पहली दफा हुआ था और जो ये खबर सुनता वो हैरान रह जाता। और ये पोर्न फिल्म बहुत ज्यादा मशहूर हुई। खरीदार ज्यादा थे जबकि इसकी टेप्स बहुत कम थी। इसके साथ ही सेक्स की ख्वाहिश जरूरत से बढ़कर जनून में बदल गई। यूरोप के गली कूचों में लोग बेहुदा मजाक और छेड़खानी करने लगे। फिर यही चीज आगे चलकर यूरोपीय सकाफत का हिस्सा बन गई। 19वीं सदी के आगाज में कैमरा टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आई। मंजर पहले से ज्यादा साफ और मियारी रिकॉर्ड होने लगे। इसके साथ ही फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने सरकारी सतह पर पोर्न थिएटर खोल दिए, जहां पोर्न अदाकारों की पैदावार का सिलसिला शुरू हुआ। 1920 तक यूरोपीय तहजीब पोर्नोग्राफी के इस जहर में डूब चुकी थी। अवाम सरेआम सड़कों को बेडरूम बनाए अपना शौक पूरा करने लगी। साहिल समुद्र
عیاشی کے اڈے بن گئے، میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے اور یہ زہر دن بہ دن پھیلتا چلا گیا۔ پھر اس پورن انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں کو بھاری معاوضے کی پیشکش کی گئی۔ ماڈل مرد اور عورتوں کو اس کام کے لیے زیادہ ترجیح دی گئی۔ کسی کو بڑا گھر، کسی کو گاڑی اور کسی کو ڈالرز یورو کی بڑی پیشکش کی جاتی۔ لالچ میں آ کر یا جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے مختلف لوگ اس انڈسٹری کی طرف آتے گئے اور یہ انڈسٹری دن بہ دن پھلتی پھولتی گئی۔ لوگوں کا رجحان اس قدر بڑھا کہ اس نے باقاعدہ ایک بڑی انڈسٹری کا روپ دھار لیا۔ حتیٰ کہ یورپ میں ایسا کردار ادا کرنے والے مرد و عورت کو مشہوری ملنے لگی۔ ان میں کوئی ایک ایسا مرد یا عورت نہیں تھی جو ایسی حرکتیں کرنے کے بعد شرم محسوس کرتا ہو یا معاشرے میں اپنا چہرہ چھپا کر چلتا ہو یا نظریں چراتا ہو۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ پھر ان اقدامات کو دیکھتے ہوئے چند لوگوں نے مشہوری حاصل کرنے کی خاطر، چند لوگوں نے جنسی لذت حاصل کرنے کی خاطر اور چند لوگوں نے پیسے کی خاطر اس انڈسٹری میں قدم رکھنا شروع کر دیا، اور یہ انڈسٹری دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں اور اب اربوں ڈالرز کی انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ 1970 میں پورنوگرافی کا زہر بر صغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہل یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ ایسی ویڈیو دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان و بھارت میں پورن سینما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ پورنوگرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ بہت سے اور طریقوں سے یہ ہتھیار ہمارے خلاف پھر سے استعمال ہونے لگے۔ ناظرین کرام، اب اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ جب ساری تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ یہ لڑکی عیسائی ہے۔ اس کا جھوٹ تب پکڑا گیا کہ جب پہلے اس نے خود کو مسلمان ظاہر کیا، لیکن جب ہر چیز کی تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ لڑکی عیسائی تھی، اور اس نے صلیبی بادشاہ رینالڈ کے ایک خاص وزیر ساکم کے کہنے پر یہ ساری چال چلی تھی کہ سلطان اور ان کے بیٹے کی بدنامی ہو اور سلطان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ بعد میں اس لڑکی نے اپنے منہ سے اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا کہ مجھے رینالڈ کے خاص وزیر ساکم نے ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی دی تھی جو کہ پانی کی شکل میں تھی۔ مجھے جیسا سب کچھ سمجھایا گیا تھا اس کے مطابق جب میں نے الافضل ابن صلاح الدین کو آتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان کے راستے میں اس جڑی بوٹی سے بنائی گئی نشہ آور خوشبو کو پانی میں ملا کر چھڑکاؤ کر دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کو نشہ چڑھ گیا اور اس کی رفتار بہت کم ہو گئی۔ جیسے ہی الفضل ابن صلاح الدین گھوڑے سے نیچے اترے تو میں نے دوبارہ پھر سے اسی پانی کا ان پر چھڑکاؤ کیا تو یہ فوری بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور وہ شراب بھی مجھے رینالڈ بادشاہ کی وزیر ساکم نے دی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے مجھے 10,000 دینار دیے تھے۔ یہ بات کرتے ہوئے لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں معافی کی طلبگار ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ جتنا بڑا جرم میرا ہے مجھے معافی نہیں ملے گی۔ سلطان نے کہا اگر تجھے آج معاف کر دیا گیا تو رہتی دنیا تک لوگ اسی طرح اتنے بڑے بڑے الزام لگا کر دوسروں کی عزت اچھالیں گے اور بعد میں معافی مانگیں گے، لہٰذا اس عیسائی لڑکی کو اسلامی قوانین کے مطابق سزا دی گئی۔